कि श्री राहुल गांधी जी ने अभी आके पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करा है, पूरे हिंदुस्तान में 3500 किलोमीटर की यात्रा तय करने का फैसला करा है। ये आप समझो मेरे युवा साथियों, ये मेहनत आपके और हमारे लिए श्री राहुल गांधी कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर जाने का फैसला करा है। जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर अपने निवास स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, ऑफिस को छोड़ना नहीं चाहते, आज उनके मुंह पे करारा तमाचा देकर राहुल गांधी ने सड़क पे घूमकर युवाओं को कन्ना से कन्ना मिलाकर हमारा साथ निभाने का काम करा है। मेरे साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आपको और हमारे को सोचने और समझने की जरूरत है कि हमारा अपना कौन है, हमारा हितैषी कौन है और कौन हमारे लिए खड़ा हुआ है आज के दिन। श्री राहुल गांधी के लिए बस दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो साथियों, राहुल जी आजकल हमारे बीच में एक तूफान बनकर हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं के हितों की लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तो आने वाली 21 तारीख को आप लोगों को जरूर वहां कंधे से कंधा मिलाकर इस भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होने की जरूरत है। भाजपा की विभाजन की राजनीति जो कि आज के दिन आपको और हमारे प्रदेश को बचाने के लिए लड़नी पड़ेगी। अगर आप बात करो कि आज के दिन हमारे विभाजन किस तरह करते हैं, वो विभाजन आपको टीवी पे बैठे हुए दिख जाता है। जब भी चुनाव आते हैं तो उनको सिर्फ एक बात करनी आती है कि हमारे समाज को किस तरह बांटो, भाई को किससे लड़ाओ, कभी कास्ट पे, कभी क्रीड पे, कभी रिलीजन पे, किसी न किसी तरह हमारे को बांटने का कार्य हमारी भाजपा की सरकार करे, भाजपा के नेता कर रहे हैं। मेरे साथियों, आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग सब आकर भारत जोड़ो यात्रा में मिलिए, सारे समाज को इकट्ठा करिए, हर कास्ट रिलीजन को इकट्ठा करिए, क्योंकि कहते हैं ना, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो आप लोगों को हमारे को एक होकर यह बहुत जरूरी है समझना कि हम लोग एक दूसरे में विभाजित होकर अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल के शिकार ना हो। आपको और हमारे को यह समझने की जरूरत है कि आने वाला 10 साल के बाद हमारा भविष्य हमारे से कल को प्रश्न पूछने में मजबूर ना हो कि आपने उस वक्त पर फैसला क्यों नहीं करा, कि हम इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ना करें जिससे आने वाला वक्त हमारे से प्रश्न पूछने में मजबूर हो जाए। मेरे साथियों, आप सबका भाई हूं, आप सबका बेटा हूं। जब आवाज दोगे एक आवाज पे आपके पीछे, आपके आगे जहां बोलोगे वहां खड़ा होने के लिए तैयार हूं। और आज इस तरीके से पिछले 3 साल के अंदर जब मैं यहां पर नहीं आ पाया, संघर्ष के अंदर आप लोगों ने हमारा साथ निभाया है, मैं ये कह सकता हूं कि मैं सदा सारे जीवन आप सब साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, जवान भाइयों का, मातृशक्ति का सदा महेंद्रगढ़ के एक आदमी का ऋणी रहूंगा। और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 2024 के अंदर आप लोगों की मेहनत से आप लोगों की सरकार आएगी। महेंद्रगढ़ में एक मजबूत वजीर की आप लोगों को जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करेगी। और सरकार के अंदर जो जो कमियां थी, जो जो आज से पहले भाजपा ने सरकार ने कमियां छोड़ी, उन सारी कमियों को पूरे करते हुए महेंद्रगढ़ की तरक्की और विकास में 4 चांद कराने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। अब आखिरी के अंदर मैं बस एक आखिरी लाइन कहकर अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। तो मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग सारे इकट्ठे होकर 21 तारीख के प्रोग्राम में, राहुल जी के प्रोग्राम में, भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुए, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और मैं आपको पूरा विश्वास देता हूं कि जहां आपको लगेगा कि आपका पसीना बहेगा, वहां आपका जवान बेटा, आपका भाई अपना खून बहाने के लिए तैयार होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राव अरशद सिंह जी।
चलिए कार्यकर्ता सम्मेलन लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उपस्थित है और महेंद्रगढ़ के ही स्थानीय विधायक बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित है। तो देखिए आप भाई, हमारे बीच में किसान नेता जोगिंदर तालू जी आए हुए हैं, जो 14 दिन तक पीछे 14 महीने पीछे किसानों का जो आंदोलन चला था, जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे और उन काले 3 कानूनों को फिर सरकार ने मजबूर होकर के वापस किया। वो अपना शुभ संदेश लेकर के हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में आए। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें, क्योंकि वो बड़े संघर्ष की घड़ी थी, बड़े दुख और के साथ इन्होंने आपकी आवाज को बुलंद किया था। मैं निवेदन करूंगा जोगिंदर तालू जी से कि वो आए और अपना शुभ संदेश दे। यहाँ के लोकप्रिय नेता हमारे भाई राव दान सिंह जी, उनके बेटे अक्षय कुमार जी, जो आपकी आवाज को बुलंद रखते हैं, हमेशा ही संघर्ष के साथ आपकी आवाज उठाते हैं। पहले तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं, जो इस यात्रा के संयोजक बनाया गया, उनको बहुत बड़ी उपाधि दी गई है उनको, नेताजी को, तो उसको आपने कायम करना है। हमें परिवर्तन लाना है इस देश में। परिवर्तन तभी आएगा तब हम एक निशाना बनाएंगे। ये छोटी मोटी पार्टियां हैं ना, इनको सबको भूल जाओ। अगर देश में पूंजीवाद को भगाना चाहते हो तो राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे नेता राव दान सिंह जी के साथ होगे तो आपका बदलाव होगा। नहीं तो भैया पूंजीपतियों का देश गुलाम हो चुका है। ऐसे हालात कर दिए देश में, जाति धर्म पर भिड़ा के हमारा भाईचारा खत्म कर दिया है। हम जाति धर्म पर भिड़ रहे हैं और हमारा रोजगार, हमारा सब सिस्टम, जो भी शिक्षा है, इनकी इतनी गंदी शिक्षा प्रणाली है, उसको हमारा सारा ढांचा खत्म कर दिया देश का। हर संस्था को बेच दिया है। कुछ दिन के बाद जो हमारी ये सरकारी संस्था है, जैसे पीजीआई है, दिल्ली है, ऑल इंडिया है, ये बड़ी बड़ी संस्था, इन पर सब पर अडानी लिखा होगा। आपको मलेरिया की गोली भी फ्री नहीं मिलेगी। 70% लोग मेडिकल करा नहीं पाएंगे, 70% लोगों के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्यों? ये सब सरकारी संस्था बंद हो जाएंगी, लुटेरों का राज आ जाएगा। इसलिए साथियों, धर्म और जाति के ड्रामे को छोड़कर निशाना हमारा नेता राहुल गांधी जी और हमारे नेता भूपेंद्र हुड्डा जी और राव दान सिंह जी हैं। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, ताकि हम इन जो जाति धर्म के दंगे करवाने वाले पापियों को यहां से भगा सकें। हमें जाति धर्म के ड्रामे से रोजगार नहीं मिलेगा साथियों। रोजगार मिलेगा शिक्षा से, संस्था बनाने से, बेचने से नहीं मिलेगा। ये अग्निवीर है भैया, ये अग्निवीर क्या बना दी? वह 4 साल नौकरी करके उसको रोजगार मिलेगा नहीं, वो अपराधी बनेगा, असला चलाने सीख जाएगा। इन्होंने वहां हिसार में असले का कारखाना लगा दिया है। जो नवीन जिंदल का भाई है सदन जिंदल, उसको लाइसेंस दे दिया है कि यहाँ असला बना और लूचा गुंडा देश बना दो, मार धाड़ तालिबान बनाना चाहते हैं। साथियों, इस देश को हमें बचाना है इन जुल्मियों से, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी एक निशाना बना लो। ये सब आप अपने घर के छोटे छोटे दंगल बनाई खड़े हैं, नहीं ये बिकाऊ माल है। कल दुष्यंत कोर्ट ले गया था भगा के किसान के नाम पर, आज उन्हीं के पास बैठे हैं। 10-20 करोड़ रुपए आते हैं रोज शराब के रोड ऐसे महकमे ले रहा है, माल लूटता है, उसे किसान से कोई लेना देना नहीं है साथियों। तो मैं तो एक बात और कहता हूं साथियों, मैं तो नेताजी को एक और कहता हूं कि हमारे लोकसभा में आओ आप, ये आपका बेटा हो, हम आपके साथ हैं तन मन धन से। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद तालू साहब, बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताई। भाई किसी सज्जन का फोन गिर गया मेरे हाथ में, किसी भाई ने फोन दिया है और ये मिला
मिला है यहीं पर, अगर किसी का हो तो मेरे पास फोन है ये। कृष्ण 150 रुपया 150 और एक 150 रुपए मिले थे माँ श्री ताराचंद जी को, यहाँ किसी भाई के गिरे, वो ले लेना भाई, वो इनके पास है। दीजिए भाई, ठीक है ना जी? भाई नहीं क्या ले लो। तो जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो यहाँ के स्थानीय विधायक रावदान सिंह जी के फार्म हाउस पर चल रहा है। स्थानीय विधायक खुद यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ काफी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो मौजूद है। देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते दिखाते हैं आपको जिस तरह से। बहुत बढ़िया जी, चलिए देखिए लाइव रिपोर्ट। काफी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में रावदान सिंह जी के फार्म हाउस पर इकट्ठे हुए हैं। और ये जो लाइव रिपोर्ट हम आपको भारत 24 लाइव अपडेट के जरिए दिखा रहे हैं। लाइव आपसे जुड़े हैं तमाम कार्यकर्ता हैं और इसी के साथ साथ यहाँ के स्थानीय विधायक भी लोगों के साथ खुद उपस्थित है। 21 दिसंबर को हरियाणा में पहुंचने वाली भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन का एक खास उद्देश्य है कि 21 तारीख को हरियाणा में पहुंचने वाली जो भारत जोड़ो यात्रा है, बहुत सारी बातें आपके बीच में, भाई शांति का माहौल बनाएं। बस लास्ट स्पीच है आपके बीच में। बहुत सारी बातें तालू साहब ने बताई, बड़ा संघर्ष किया, तीनों कानून वापिस हुए। अन्यथा तो आप लोगों को पता है राम और राज के आगे किसकी चली है। ऐसा अड़ करके राज बैठ गया कि चाहे कितने दिन आंदोलन पर बैठे हो, लेकिन भाई किसान डट करके बैठ गए और वापिस करवाए। मैं धन्यवाद करता हूं भाई जोगिंदर तालू जी का, और बड़ा अच्छा निवेदन करके गए। टारगेट आप लोगों के सामने रखा। और भाई हमारे बीच में आपके बेटे, आपके भाई, आपके अजीज राव अक्षत सिंह जी ने बड़ी अच्छी बातें आप लोगों के बीच में बताई। और ये भी बताया कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में किस तरह से आपने मेरे पिताश्री को यहाँ से विजय श्री का झंडा उनका फहरा करके और चौथी बार विधानसभा में भेजने का काम किया। दोस्तों, मैं भाई अक्षत को एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी कमी पूरे इलाके को बड़ी भारी महसूस हुई। इतना डिमोरलाइज इलाका था, हर व्यक्ति इस बात से सहमा हुआ था कि यार अक्षत राव हमारे बीच में कैसे नहीं है। लेकिन एक अदब और साहस के साथ ऐसे अड़े रहे और अपनी नैया को समुद्र से पार लगाते हुए और चौथी बार रावदान सिंह जी का विधानसभा में पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। अब मैं, एक किसान नेता है भाई हमारे, जब मंडियाली कांड चला था भाई करतार सिंह, ये लीडर भी है और भाई पीडीसी का नया मेंबर बनकर के आया। सिर्फ मात्र 2 मिनट के लिए 2 मिनट का भाषण देगा। एक रिक्वेस्ट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं भाई करतार जी। एक मिनट भाई, सबसे पहले मैं राव अक्षत के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं। उगता सूरज सलाम करे आपको, उगता सूरज सलाम करे आपको, खिलते फूल खुशबू दे आपको, और उमड़ता हुआ हजूम आशीर्वाद दे आपको। और इस हजूम की तहे दिल से इच्छा है कि राव अक्षत सिंह और ऊंची बुलंदियों पर जाए और राव नेताजी से भी बड़े कद के नेता बने। ये हमारे क्षेत्र की आवाज है, दक्षिण हरियाणा की आवाज। अभी जो कार्य सम्मेलन ये चल रहा है, ये सिर्फ राहुल गांधी जी की जो 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक के लिए जो यात्रा चल रही है, उपलक्ष्य में राव साहब आपको संदेश देने आए हैं। और जो देश को नफरत में बांट रहे हैं उसको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जो ये यात्रा राहुल जी ने निकाली है, उसका उद्देश्य ये है। आज देश के अंदर अनेकों शक्तियां, चाहे जातिवाद की हो, सांप्रदायिकवाद की हो, भौतिकवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भ्रष्टाचार की बात हो, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की बात हो, जो भी बात है वो देश के अंदर घर कर गई है। इन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए राहुल गांधी जी ने एक मुहिम छेड़ी है। अगर वो चाहते तो विमान से भी यात्रा कर सकते थे, गाड़ी से भी यात्रा कर सकते थे, पर उनके त्याग और तपस्या देखो। हम सब के बीच में 3500 किलोमीटर अगर गाड़ी भी पैदल चले तो उसके भी टायर बदलने पड़ जाएंगे, पर राहुल जी इतने डेडिकेटेड नेता है हमारे कि उन्होंने 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा चल के और देश को एकता और एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। आज देश के अंदर अनेक समस्याएं हैं। आज देश का पैसा
एक पूंजीपतियों के हाथ में सिमट के रह गया है। आज मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया था, गूगल पे सर्च करो, मोदी जी कहते थे 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। उनकी तो नहीं हुई, परंतु पूंजीपतियों की हो गई। 2016 में एक का उदाहरण दूंगा, समय कम है। गौतम अडानी जी के पास 3 अरब डॉलर संपत्ति थी और 2024 के अंदर 123 अरब डॉलर रुपयों का आप हिसाब लगा लो, इतनी बढ़ गई। उसकी आय 40 गुना बढ़ गई और किसान की आय वहां की वहां है। और उसकी एक दिन की कमाई 40,000 करोड़, गूगल पर सर्च कर लो। एक दिन की कमाई से पूरे देश को 2 महीने भरी खाना खिला सकता है, इतनी आमदनी उसकी बढ़ गई। हम इससे पीछे कितने भटक गए, किसान की कहां आमदनी है। आज वही किसान फिर आत्महत्या कर रहे हैं। आपने 12-12, 13-13 महीना दिल्ली की सड़कों पे भूखे प्यासे बिता दिए। हुआ क्या? आपका वजूद था, आपने तीनों कालो कानून वापिस करवाए और मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के माफी मांगी किसानों के सामने। आपकी एकता में ताकत है। और उसके ऊपर ये और देख लो, गौतम अडानी के पास 2309 अरब डॉलर कर्जा है, लोन ले रखा है उसने। हम अगर 1 लाख रुपए ले लेंगे तो हमारी तो कटघरे में खड़ा कर देंगे, जमीन गिरवी रख लेंगे। और 2309, गूगल पर सर्च कर लो, 2309 अरब डॉलर अगर वो भाग जाए मेल चौकसी की तरह तो पूरा धड़ाम से देश गिर जाएगा भाई, अर्थव्यवस्था सरमरा जाएगी। ऐसा लोगों के पास है। तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आने वाली 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच के अपने मन से, जो नहीं पहुंच पाते, मन से राहुल जी की यात्रा में शामिल हो। और बाकी जो चलने में समर्थ है, नेताजी जो आदेश देंगे उनके अनुसार हम ज्यादा से पहुंच के उसकी यात्रा में शामिल हो और देश का एकता के सूत्र में मानेंगे। उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई करतार जी। अब मैं ज्यादा समय का इंतजार न करवाते हुए, जिस महान शख्सियत के इंतजार में आप 4 घंटे से बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं और उनको सादर आमंत्रित करता हूं। भाई आपकी जोरदार तालियों के साथ मान्यवर राव दान सिंह की जोरदार तालियां। बोलो राव दान सिंह की, भाई पूरी ताकत के साथ बोलो राव दान सिंह की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी उदयभान सिंह की, श्री राहुल गांधी की। धन्यवाद साथियों। अब आपके बीच में अपना शुभ संदेश लेकर के आ रहे हैं मान्यवर राव दान सिंह जी। भारत गौरव न्यूज। ठीक है मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, यहाँ पर पधारे हुए सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद, ब्लॉक समिति सदस्य, गांव के सरपंच साहिबान, पंचायत साहिबान, म्युनिसिपल कमेटी के पार्षद साहिबान, नंबरदार साहिबान और जिन लोगों का नाम मैं लोगों तो मैं समझता हूं मेरे लिए सुबह से शाम, सारे उपस्थित मेरे नौजवान भाइयों, आपका अजीज अक्षत, उनके साथ आई उनकी सभी साथियों की टीम, नौजवान भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, उनको दिल की गहराई से बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर के हमारे सम्मानित भाइयों ने आपको विजयी बना करके भेजा है, आप उनकी आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप पूर्ण तौर पे सफल साबित होंगे। जो भाई चुनाव में आए और किसी तरह से सफल नहीं हो पाए, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, कभी असफलता को नाकामयाबी नहीं मानना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप असफल होते हो तो लगता है कि कहीं किसी कार्य में कमी रही है, फिर प्रयास करेंगे, फिर कामयाब होंगे। इस लक्ष्य को लेकर के आपको चलना है, तो उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज नहीं तो कल अच्छी सोच के साथ चलिए, फिर कामयाबी आपके कदमों पर आएगी। दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको कहा। आज सबसे पहले तो मैं
सारे भाइयों का, छत्तीस बिरादरी के साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि पहले तो 2 साल कोविड के रहे, कोरोना के रहे, उसके अंदर बहुत से हमारे नौजवान भाई, बुजुर्ग, सम्मानित मां, बहन हमसे अलविदा कह के चल गए। तो पहले तो वो जो गम की और एक दुख की घड़ी थी, उसके अंदर आप सब लोगों ने बहुत शांति से, बड़े धैर्य से एक दूसरे की मदद दे करके, हिम्मत दे करके, हौसला दे करके जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जो दिवंगत हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। भगवान न करे फिर कभी ऐसा समय आए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हारी बीमारी कभी नहीं रुकती, ये किसी के बस में नहीं है। इसे ही कुदरत कहा जाता है, इसे ही भगवान कहा जाता है, वरना तो इंसान तो पता नहीं क्या बन जाता है जब उसको पता लगता है कि सब कुछ तेरे पास है और फिर भी तेरे पास कुछ नहीं है। उस क्षण उसको भगवान याद आता है। एक माँ जो जन्म देती है उसको याद करे ना करे, लेकिन जब चोट लगती है तो माँ नजर आती है, क्योंकि माँ के रिश्ते की कोई तुलना नहीं है। ऐसे के अंदर आपको और हमको पहले तो रिश्तों की गरिमा को समझना चाहिए। दूसरा, 2 साल के अंदर जो दुख तकलीफ के बाद आप संभल करके फिर इकट्ठे हुए, बीच में कभी न कभी कोई न कोई बात आती रही। बहुत से लंबे समय तक बहुत से साथी कहते रहे कि नेताजी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करो, और फिर आज ये खुश घड़ी आई है, वो क्षण आए हैं जब आप सब ने मिलकर के एक छोटे से निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित होकर के हमारी हौसला अफजाई की है। मैं सब भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। रहा सवाल आज के इस सम्मेलन का मकसद, वो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक जिम्मेवारी आपको सौंपी, और वो जिम्मेवारी क्या है कि इस देश के अंदर एक युवा नेता, जो मैं कह सकता हूं कि एक ऐसे परिवार में जिसने जन्म लिया, जिनका इतिहास देश की जंग आजादी से पहले शुरू होता है और आज तक उस तरह से चलता है जैसे आदमी सोच भी नहीं सकता। कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पहले देश की जंग आजादी में हिस्सा लिया और उसके बाद देश की आजादी के बाद एकता और सुरक्षा के लिए बलिदान दिया। ऐसे व्यक्ति का इस तरह से एक संकल्प लेना कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा करूंगा, बहुत से लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक जुमला है, क्योंकि जुमलों की सरकार हर व्यक्ति की बात को जुमला समझती है। लेकिन हमें गर्व है इस बात का कि राहुल जी ने उस जुमले को नहीं, उस सच्चाई को जनता के सामने पेश कर दिया, और आज आपके सामने वो इतिहास। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाला ये पहला शख्स है हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का, जो 3570 किलोमीटर का रास्ता पैदल चल करके तय करेगा। अनेकों नेता आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन किसी नेता ने इस भावना से पदयात्रा नहीं की। दूसरी बात, भगवान भी देखता है, तब जाके भगवान पे भरोसा होता है कि आज तक का इतिहास है कि जिस व्यक्ति ने पदयात्रा की है, चाहे वो गांधी जी थे, चाहे टैगोर जी थे, चाहे आपके यहां पर चंद्रशेखर जी रहे, चाहे आपके यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे, चाहे आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर वो रहे, चाहे पूर्व चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी रहे, जिस व्यक्ति ने भी पदयात्रा की है वो व्यक्ति 100% अपने लक्ष्य के अंदर कामयाब रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी भी कामयाब रहे। राहुल जी की इस यात्रा का एक और लक्ष्य है, जो सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि मैं ये यात्रा सत्ता के लिए नहीं कर रहा। अगर सत्ता में स्थापित होना होता तो 10 साल जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, अनेकों बार ऐसी घड़ियां आई। पहले तो माननीय सोनिया जी के लिए कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस परिवार ने शहादत दे के इस देश के इतिहास के अंदर खून से लिखा है, हम सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए इस देश के अंदर हैं। उसके बाद राहुल जी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, दुनिया में नामे हुए हैं, आपको
एक तरफ रख करके मैं कहूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ये मुझे कभी स्वीकार नहीं है। जिस दिन इस देश की महान जनता मुझे स्पष्ट बहुमत दे करके सत्ता में स्थापित करेगी, उस दिन मैं इस पद के ऊपर आऊंगा, उससे पहले इस पद पर नहीं आऊंगा। आज मेरा लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य एक है कि मेरी आंखें देख रही हैं टूटते हुए भारत को, मेरी आंखें देख रही हैं बेरोजगार युवकों के बिगड़ते हुए भविष्य को, मेरी आंखें देख रही हैं इस प्रदेश के अंदर गंगा जमनी तहजीब को बिगड़ते हुए। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अरे एक समय था जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का गीत गाया जाता था, और आज मंदिर और मस्जिद के अंदर भेद पैदा किया जाता है, जाति और क्षेत्र के अंदर भेद पैदा किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जहां हम देश को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये ऊपर जाएगा कैसे? इसलिए मैं लोगों के बीच जाता हूं और उनके बीच जाकर के बात बताता हूं। उन्होंने कहा, बहुत से भाई कहते हैं कि राहुल जी ने एक नारा दिया है भारत जोड़ो। हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए कि भारत जोड़ो तो टूटा कहां है भारत? ये बात हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि टूटा कहां है भारत, ये बताएं। भारत तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आप और हम दिल पर हाथ रख के देखें कि भारत टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि हमने भाईचारा खत्म कर दिया, उसको धर्म जाति और संप्रदाय के अंदर बांट दिया, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ दिया। तो राहुल जी ने कहा कि हम जब सदन के अंदर, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, एक प्रश्न लगाते हैं, उसको आपके दिल की बात को बताते हैं, तो हमारे ये जो माइक मेरे सामने, इसको बंद कर दिया जाता है। जब इसका विरोध करते हैं तो हम नीचे वेल बोलते हैं, जिसको जहां पर स्पीकर और सेक्रेटरी बैठते हैं, जहां पर उनका रिपोर्टिंग होता है, उसके अंदर जाते हैं तो मार्शल को कहा जाता है इसको उठा के बाहर भेजो। जब बाहर जाते हैं तो ये पत्रकार बंधु हमारे सामने खड़े हैं, इनके सामने जाकर के बताई जाती है, वो पूछते हैं कि आप बाहर क्यों आए, क्यों आपको भेजा गया? तो हम कहते हैं कि हमारी बात को नहीं सुना गया, इसलिए हम आपके पास आए, इसलिए आप लोग सबको बताएं, क्योंकि प्रेस चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन आपको शाम को निर्देश आते हैं, ये आपको कुछ नहीं लिखना। सुबह अखबार पढ़ते हैं, बड़े मायूसी के साथ की रात को ये बात हुई, सदन में ये बात हुई, एक शब्द इसके पेपर में नहीं आया, तो हमें कहा जाता है कि आप संघर्ष करो। संघर्ष करने के लिए जब रोड रोकते हैं तो वाटर कैनन और लाठीचार्ज से चार्ज किया जाता है। ज्यादा कुछ कहा जाता है तो आपको तरह तरह की संवैधानिक संस्थाओं का भय दिखाया जाता है। आखिर मुझे ये बताइए, आपके पास चारा क्या है? प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, और वो अदालत ये है जो आज मेरे सामने बैठी है। ये फैसला करेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, राहुल जी को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस लक्ष्य को लेकर के राहुल जी ने इसकी शुरुआत की है। उसमें उन्होंने 3 मकसद रखे हैं। पहला मकसद, हम भाईचारे को बना करके रखेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ रखेंगे, हम जाति भेद और रंग भेद और धर्म भेद नहीं करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये, सरकार कहती थी कि हम भारतीय इकोनॉमी को इतना ऊंचा उठा करके ले जाएंगे कि दुनिया के अंदर अर्थशास्त्र के लिए हिंदुस्तान पहले नंबर पे आ जाएगा, जिसे सोने की चिड़िया देश की आजादी से पहले कहा जाता था। फिर ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? आप हर चीज को बेचने लगे हुए, हर चीज को सरकारी को उठा के प्राइवेट संस्था को देने लग रहे। मैं ये कहता हूं, थल जल और वायु, 3 ही चीजें आदमी को देखने के लिए मिलती हैं। जल में चलने वाली शिपिंग कॉरपोरेशन को बेच रहे हो, जमीन पे चलने वाली रेल को बेच रहे हो, हवा में उड़ने वाली एयर इंडिया को बेच रहे हो, तो फिर आप करना क्या चाहते हो? इन परिस्थितियों को देखते हुए हमने कहा कि दूसरा, बेरोजगार जो इस देश की ताकत है, आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि सबसे बड़ी अगर कोई युवा शक्ति दुनिया के अंदर है तो हिंदुस्तान है। जनसंख्या चाहे चाइना की बराबर हो हमारे, लेकिन चाइना के अंदर युवा उतने नहीं है जितने कि हिंदुस्तान में है। और आज तो हमें गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि यहाँ के नौजवानों ने कहां कहां करतब दिखाए हैं। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको इंग्लैंड का वो वाकया कि इंग्लैंड जैसे कहते थे कि एक समय पे 24 घंटे जिनका राज रहता था, जिनके राज के अंदर कभी सूर्यास्त नहीं होता था। अगर इधर ये सूर्यास्त हुआ है तो इधर से उदय हो गया, वहां राज है, और इधर अस्त हुआ है तो उधर से हो गया उदय।
24 घंटे 24 परिक्रमा के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ उनकी स्थापना थी। आज वहां पर हिंदुस्तान के एक महान सपूत का राज है जो वहां का प्रधानमंत्री है, सुनक, ऋषि सुनक। ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तानी आदमी जहां जाता है। हमारे में से एक बीच से निकली हुई महिला जो साउथ अफ्रीका के माध्यम से आज अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। हमारे में से कितने ही साइंटिस्ट अमेरिका के अंदर हैं। हमारे में से कितने ही जो है सैटेलाइट में काम करने वाले अमेरिका के अंदर है। हमारे बच्चों में वो प्रतिभा है जो किसी के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षक अच्छे हैं। और कहा जाता है कि मदर गिव्स बर्थ, टीचर गिव्स वर्थ। हमारे टीचर इतने बड़े जो ताकत देते हैं। तो दोस्तों, हमारा नाम कहीं का कहीं होना चाहिए था, आज वहां नहीं है। तो हम इस बात के लिए कि नीचे जाते हुए संस्थाओं को ऊपर उठाओ ताकि हम देश को आगे बढ़ा सकें। ये हमारा दूसरा लक्ष्य है। और तीसरा लक्ष्य कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का भय मत दिखाओ। ये इस देश की ताकत को बचाने के लिए है, न कि आपको डराने के लिए है। इसलिए राहुल जी हर बार कहते हैं कि डरो मत। बहुत से आदमी शायद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि राहुल जी किस बात के लिए कहते हैं कि डरो मत। वो डरने का ये है कि आज आपको कह दिया कि आपकी ईडी आएगी, कल आपके इनकम टैक्स आएगी। एक आपने देखा होगा टेलीफोन पे एक प्रचार चला हुआ है। एक आदमी कहता है कि हेलो, वो बोलते हैं हाँ जी। वो कहते हैं कि मैं ईडी से बोल रहा हूं। तो सुनने वाला आदमी घबरा जाता है और वो कहते हैं कि मैंने तो कल बीजेपी ज्वाइन करी है। बोला सॉरी सॉरी सॉरी, फिर तो मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। यानी आप अंदाजा लगा के देखें कि किस तरह से बात हो रही है। तो दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन ये है कि राहुल जी ने जो जिम्मेवारी दी है आपको, उस जिम्मेवारी को आपको और हमको समझना है और उस यात्रा को हमने कामयाब बनाना है। पहले हमारा प्रयास था कि हम उसको अलवर में राजस्थान में आई हुई है तो अलवर से वो बहरोड आए, बहरोड से नारनौल, नारनौल से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से कनीरा रेवाड़ी होकर के ना फिर हम दिल्ली लेके जाना चाहते। लेकिन उससे 3570 किलोमीटर का रास्ता 78 किलोमीटर और बढ़ जाता था। और उन्होंने कहा कि ये मांग बहुत से प्रदेशों में आई थी, यूं तो फिर 5-6 हजार किलोमीटर पे पहुंच जाएगी। ये बात 3570 किलोमीटर की यात्रा भी दुनिया के सबसे पहला व्यक्ति है जिसने इस यात्रा के लिए ये तय किया है। तो वो जो लोग कहते थे कि राहुल जी 5 दिन रहेंगे शायद फिर आ जाएं, फिर 7 दिन रहेंगे शायद फिर आ जाएं, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं वहीं रहूंगा। और हमें गर्व है इस बात का कि 2 दिन को छोड़ करके उन्होंने यात्रा की उस जगह से आए थे। एक दिन तो कांग्रेस के अध्यक्ष का वो जो ये था शपथ ग्रहण, उस दिन आए थे। और एक दिन और कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके अंदर ऐसा विषय था जिसके अंदर वो आए थे। वरना वहीं उन लोगों के बीच रहते हैं, उसी कंटेनर में सोते हैं और दिन और रात चलते हैं। यानी एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं। उसमें बोलते सिर्फ 20 मिनट है और बाकी सारे समय छूटते हैं। उनका कहना यह है कि मुझे आम आदमी की समस्या तक पहुंचना है। मेरे वहां पर बैठे हुए सीमाएं हैं, जो मेरे पास आएगा वो पहले अपनी बात बताएगा। वो किसी के दर्द की बात नहीं सुन पाऊंगा, मैं उनके दर्द को नहीं जान पाऊंगा, इनके रिश्ते क्या है उनको नहीं समझ पाऊंगा, हकीकत में गरीब और अमीर के बीच की खाई क्या है उसको नहीं समझ पाऊंगा। मैंने पिछले तकरीबन उनको 90 दिन होने जा रहे हैं, 90 दिन से भी ऊपर हो जाएंगे। 7 सितंबर को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया और 26 जनवरी को उन्होंने श्रीनगर में जाके झंडा फहराने का कार्य किया है। आपके यहां पर 21 तारीख को राजस्थान के अलवर से अपने यहां पर फिरोजपुर झिरका में प्रवेश कर रही सुबह 6 बजे। ध्यान करने का काम है, सुबह 6 बजे। आप भी जानते हैं कि सर्दियों का टाइम है। बहुत से भाई कहेंगे कि 6 बजे जाएंगे कैसे। जब राहुल जी से हमने एक निवेदन किया कि राहुल जी आप इस समय 6 बजे सर्दी को देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो राहुल जी ने पता क्या जवाब दिया, आप सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा जब इस देश का मजदूर 4 बजे उठ सकता है, जब इस देश का किसान 4 बजे उठ के खेती के लिए जा सकता है, जो अपने सीने से पसीने निकलने के बाद, मेहनत करने के बाद अनाज पैदा करके हमारा पेट भर सकता है, क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता या यहाँ का नागरिक सुबह 6 बजे नहीं आ सकता? समय नहीं बदली होगा, सुबह 6 बजे का रहेगा। तो मेरा एक तो निवेदन ये है
कि 21 तारीख को सुबह 6 बजे वहां होना है। जाने का सिस्टम क्या रहेगा, यहां से जाएंगे तो आप 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, तो हमको वहां व्यवस्था ये करनी पड़ेगी कि 20 तारीख की रात को वहां पहुंचना पड़ेगा, ताकि सुबह 6 बजे उनका एक झंडा जो राजस्थान से हरियाणा को दिया जाएगा, उस झंडे के साथ में यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। उस समय एक आपकी इतनी जबरदस्त वो होनी चाहिए मीटिंग, इतनी मैसिव गैदरिंग होनी चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि आज वाकई में हरियाणा के लोगों का सच्चा प्रेम और प्यार मेरे साथ है, और जो मैं ये यात्रा करके आ रहा हूं इसका मकसद मेरे साथ है। तभी सब महसूस हो पाएगा। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ी ताकत ये है जो आज मेरे सामने बैठी है। हमारा भी मन करता है जब बहुत अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन होता है कि आज बहुत अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, आज बहुत अच्छी देश के अंदर यानी एक यात्रा चल रही है तो उसमें लोग जुड़ रहे हैं, तो उनका हौसला बुलंद हो रहा है, तो आपने वो ताकत देनी है। दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है, एक तो जो साथी नौजवान लंबे समय तक चल सकते हैं वो बता दे, जो लंबे समय तक नहीं एक दिन चल सकते वो बता दे, और उनके लिए हमने ये रखा है कि उनके दो फोटो की जरूरत है और एक आधार कार्ड की जरूरत है और उनका मोबाइल नंबर। ये मैं नौजवान साथियों को कहता हूं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे मेरा कहना यह है कि जितने राहुल जी आएंगे वहां और झंडा हमारा आपस में एक्सचेंज होगा राजस्थान से हरियाणा के अंदर, वो सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी बात होगी कि हम उनका इतने बड़े जोश के साथ स्वागत करें, ढोल धमाके के साथ स्वागत करें कि उनको ऐसा लगे कि वाकई में तेरी यात्रा का अर्थ साबित हुआ है। क्योंकि जिस दिन से वो चले हैं वो हमेशा मैं उनके बारे में एक बात कहता हूं, जो आपको एक बात ध्यान करने की है कि मैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यानी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो कभी ये नहीं देखते कितने किलोमीटर गए कितने रह गए, वो कहते मेरा लक्ष्य है यहां से कश्मीर पहुंचने का, मुझे मील का पत्थर नहीं देखा। साथ में ये भी बात जोड़ी जाती है कि मुझे पता है इस बात का, कहा जाता है कि जब ईसीजी होती है ना, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ईसीजी जो डॉक्टर के पास कभी भगवान न करे जाना पड़े लेकिन फिर भी जाते होंगे, तो ईसीजी जब देखते होंगे ऊंची नीची जाती है, उसको ठीक मानते कि उतार चढ़ाव है तो ठीक है, सीधी लाइन आती है तो लगता है कि आदमी का जीवन चला गया। जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं भी इतने लंबे समय तक चलता आ रहा हूं, मैं इस बात से घबराता नहीं, लेकिन दो बातें सीखता हूं, या तो चलते हुए इस सफर से मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, या एक अच्छा मुसाफिर बनकर के आपको दिखाऊंगा। ये बात सबसे बड़ी बात नहीं है दोस्तों। उन्होंने तो एक बात कही है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। साथ ही कहते मैं अकेला ही चला था इस जाने में मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां ये जनता बनाएगी। जो इस कारवे से जुड़ जाएगा वो निश्चित तौर पे मान के चलना इस देश की तरक्की और विकास में अपना रास्ता और साथ निभाएगा। राजवाल वर्तमान सरकार का, उसके बारे में भी मैं 2-3 शब्द कहना चाहता हूं। तकरीबन 8 साल हो चुके हैं आपको। 8 साल के अंदर ये सरकार और 10 साल आपकी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, वो सरकार जब आपका हिस्सा था, आपने देखा होगा कितना बड़ा फर्क था। जब उस समय 2014 में आपने सरकार भाजपा को सौंपी थी हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, उस समय हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा था सिर्फ 70, ध्यान करना है, सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश पर। और आज 2019 के बाद जो सरकार आई है, 2022 में समझ लो हम हैं, अब है 3,11,000 करोड़, 3,11,000 करोड़, यानी 50-55 साल में तो सिर्फ 70,000 और पिछले 8 साल में 3,11,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्ज से चलने वाली सरकार है। एक नया उद्योग नहीं आया, एक नया इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आया, जो कुछ था यहां से वो चला गया और आने वाले समय में और जाने की तैयारी है कि उनको लगता है या भविष्य नजर नहीं आता। इसलिए दोस्तों आपको दिल से सोचने की जरूरत है। बदलाव की एक लहर चल चुकी है जो ऊपर के पहाड़ से शुरू हुई है, हिमाचल से, और आप देखेंगे धीरे धीरे पंजाब और हरियाणा को कवर करते हुए
फिर वापस कांग्रेस की सत्ता स्थापित होगी और आपको फिर दोबारा से, इन्होंने तो नहीं दिए अच्छे दिन, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर वो फिर अच्छे दिन आएंगे। एक किसान जो अपनी मेहनत के पैसे नहीं ले सकता, एमएसपी नहीं मिल पाई, एक जवान जैसे भाई अभी पूर्ण कह रहा था, हमारे यहां पर दो ही बातें कही जाती थी। जब एक जवान भर्ती हो जाता था, मां बाप भी खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो गया, 35 साल तक कम से कम वो सर्विस करेगा और जब वहां से रिटायर होकर आएगा तो दोबारा उसके यहाँ रोजगार मिल जाएगा। इन भाइयों ने उसको भी काट दिया और कहा कि फौज भी सिर्फ 4 साल के लिए होगी। अब आप 4 साल के फौज के लिए जब रिश्तों की बात आती है तो आदमी रिश्ता जा करने के लिए जाता है तो लड़की वाला पूछ लेता है उससे कि फौज में कच्ची में है पक्की में है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस फौज के अंदर इस तरह की बात सोचने समझने लग जाए तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इनके इरादे क्या है। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। इन लोगों ने आप लोगों से, अब एक समय आएगा, देखना आप, जैसे जैसे मैं बताता हूं, अभी तक तो कहते रहे कि न खर्ची है न पर्ची है। 1,80,000 तो फौज के आदमी जो भर्ती नहीं हुए। अब इन्होंने वहां निकाल रखी है भाई 75,000 आदमी जो है ना हम भर्ती करेंगे और धीरे धीरे 4 साल के लिए और भर्ती कर देंगे। जो 4 साल में फौज में रहेगा वो 4 साल वाला आदमी जैसे 3 साल पूरे 6 महीने ट्रेनिंग में चले जाएंगे। जब 3 साल पूरे होंगे तो जो कहेंगे कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरे तो बिस्तर बन जाएंगे। वो बेचारा मायूसी से चलने लगता है। फिर आधे आदमी फौज के अंदर पहले तो था डिसिप्लिन चलता है, आधे आदमी सोचेंगे इस अफसर को मैं खुश रखूं, अगर अफसर खुद नहीं रखा तो तेरे को पहले ना कामयाब कर देगा। तो फौज की सिंसियरिटी जो मन से थी, फौज की भावना जो देशभक्ति से थी, वो सारी भावनाएं टूट जाएंगी और वो सारी भावनाएं फौज की गरिमा के साथ खत्म हो जाएंगी। इससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। एक बात पहले थी कि पहले कोई रिश्ते के लिए जाता था, कहता यार कोई बताओ सरकारी नौकरी पे लगा हुआ बच्चा, मुझे एक बच्ची का रिश्ता करना है। तो जब हमारे टाइम पे था तो कहा जाता है लड़का तो है, बोले क्या सर्विस है, बोला जी चपड़ासी है, तो बोला चपड़ासी, मायूस हो जाता था। अब इन्होंने क्या किया, फंडा बदल का रखा है। उन्होंने कहा कि डी ग्रुप की भर्ती। अब कहे भाई लड़का बताओ, बोले नौकरी में, बोले हाँ, बोले किस में है, बोला डी ग्रुप है, डी ग्रुप में। यार चीज वही है, वही चपड़ासी है। डी ग्रुप कहते हैं आप चेहरा ऊपर कर लेते हो, चपड़ासी कहते हैं नीचे देखने लगते हो। आप सोचने की जरूरत है कितना गुमराह ये लोग आपको करते हैं। अब आएगा सवाल चुनाव के नजदीक, आपको 3 साल में एक नौकरी नहीं दी, 29 पेपर आउट कर दिए। क्यों कर दिए? ऐसा नहीं है कि पेपर आउट नहीं होते, एक आध बार हो जाते हैं, 29-29 बार नहीं होते, लेकिन एक बहाना चाहिए। कल कोई कहेगा जी ये भर्ती आपने शुरू किया है, क्या करें, भर्ती शुरू कीजिए लेकिन पेपर आउट हो गया। अरे फिर तुम क्या हो भाई, पेपर आउट हो गया तो तुम्हारी नाकामयाबी नहीं है क्या? तुम इस नाकामयाबी को जानबूझ के पैदा करते हो ताकि ये जो पेपर आउट होंगे तो लोग कहेंगे यार ये क्या करे, पेपर आउट हो गए, दोबारा फार्म निकलेंगे, फिर भरेंगे, फिर डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा, फिर जाकर के कोई भर्ती होगी। यानी उस प्रोसेस को स्लो करके आपने 3 महीने निकाल दिए, 4 महीने निकाल दिए, 6 महीने निकाल दिए, आज अल्टीमेटली 3 साल उन्होंने निकाल दिए। अब क्या करेंगे जी, जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा 8-10 हजार की फिर डी ग्रुप की नौकरी निकालेंगे और डी ग्रुप की नौकरी निकाल करके उसमें नेचुरली भर्ती तो होंगे, हमारे बच्चे होंगे तो जगह जगह कहेंगे हमने डी ग्रुप में भर्ती कर दी, हमने डी ग्रुप में भर्ती कर दी। फिर हमारे जैसा कोई एक आधा भोला भाई है, उन्होंने भाई के करा झगड़े डी ग्रुप में भर्ती कर दिया। अरे जिन्होंने इंजीनियर भर्ती कर दिए, एक्शन भर्ती कर दिए, एसडीओ भर्ती कर दिए, पुलिस में अफसर भर्ती कर दिए, उनका तो कोई जिक्र नहीं, लेकिन डी ग्रुप वाले का जिक्र चुनाव के नजदीक, क्योंकि एक समस्या है, ये समझते हैं आप और हम नहीं समझते। एक आदमी भूखा है, सुनना ध्यान करना जरा, एक आदमी भूखा है, उस भूखे को 3 दिन तक एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता, चौथे दिन जाकर के ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा दे दिया जाता है और वो उसको सहर्ष खाता है और खा करके कहते हैं यार आज तो एक टुकड़ा मिला। दूसरे दिन एक ब्रेड दे दी, बोले आज एक ब्रेड मिली। तीसरे दिन 2 ब्रेड दे दी, बोले भाई अब ठीक हो गया। आप लोगों की वही हालत है कि पहले आपको कुछ नहीं देंगे, भूखा रखेंगे, आखिर में जाके डी ग्रुप दे देंगे, आप कहेंगे यार अब तो बहुत अच्छा हो। थोड़ा सा सोचो, विचारो, आप कहां हो, कहां जा सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं,
महेंद्रगढ़ के भाइयों, दिल और दिमाग पे एक बात बैठा लो, मेरा राजनीतिक जीवन आपका दिया हुआ है और मैं आपसे वादा करता हूं, बहुत से भाई आएंगे यहाँ बहकाएंगे, मैं चांदी की प्लेट लेके आऊंगा, मैं सोने की प्लेट लेके आऊंगा। एक भाई तो यूं कहता बता, बोले मैं मेट्रो स्टेशन ही यहां बनाऊंगा। तो भैया मेट्रो तो तब बड़ा जब जेब में चवन्नी हो। आज में कोई भाई आ रहता है, गुड़गांव में आपका संबंध है, इस सरकार ने गुड़गांव के अंदर मेट्रो का जो पिलर यहां था उससे अगला पिलर नहीं बनाया। जब इस सरकार से 8 साल में एक पिलर से दूसरा पिलर नहीं बना तो महेंद्रगढ़ तक मेट्रो कैसे आएगी? उसके लिए भावना चाहिए, उसके लिए विचार चाहिए, उसके लिए मन चाहिए, तब जाकर के वो चीज आ सकती है। और वो तभी आपने सोचना है, तभी आपने विचार करना है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। आपने जो किया हुआ है उसको देखो और आगे आने वाली भावनाओं को समझो। मैं गारंटी से कहता हूं, आपने जो दिया है उसका ऋण हमारा परिवार, हमारा समाज, मैं समझता हूं कि हमेशा ऋणी रहेगा। और भाई मैं तो मेरे जीवन में आखिरी क्षण तक आपका ऋणी रहूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बात बताई, महेंद्रगढ़ ने एक पहचान दी। जब कोई बात महेंद्रगढ़ की आती है, दान सिंह कुछ नहीं है उसके सामने, दान सिंह सिर्फ महेंद्रगढ़ है। जब महेंद्रगढ़ की बात आती है तो दान सिंह आता है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस भावना को बढ़ाए रखें। बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, बातें भी कहेंगे, समस्याएं भी बताएंगे, लेकिन जिसको आप परख लेते हो ना, उसके बाद में परखे हुए को जांचने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं आपका मेरा रिश्ता वो है जो मैं आज का नहीं है। मुझे भी तकरीबन 96 में पहला चुनाव लड़ा था, आज 26 साल हो गए। तो आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा जीवन में कोई एक दूसरे को नहीं जान सकता। और नेता एक दिन में पैदा नहीं होता। आप समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूं लगता है कि अब तो ये बात उसकी तरफ जा रही है, और एक बात अब चढ़ाई की तरफ जा रही है। वो चढ़ाई और उतराई देखना वो सिर्फ आपका एक प्रिज्म है, एक नक्शा है, एक पारदर्शिता है जो आप देखोगे। आपने नेता बनाना है तो ताकत देनी है। कई भाइयों कहेंगे नेताजी कई दिन हो गए आए, मैं मानता हूं कई दिन आपसे मिले बगैर मेरे को भी मन में भावना रहती है, बहुत दिन हो गए मैं अपने भाइयों से नहीं मिला। लेकिन मैं अगर आपसे दूर भी हूं ना तो 24 घंटे मेरे दिल और दिमाग में महेंद्रगढ़ रहता है। मैं आपको गारंटी की बात कहता हूं। मैं विदेश गया, मेरे को याद है, बच्चे मेरे साथ थे, संध्या भी यहीं बैठी है, तो जब भी कभी जाता तो कोई एक आधा फोटो ले लेता और मैं ये जिक्र करता यार ये चीज अगर महेंद्रगढ़ में हो तो कैसी लगे। तो ये यूं कहती है कि आपको तो महेंद्रगढ़ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा नजर आ ही नहीं सकता मेरे को कुछ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका प्यार आशीर्वाद इसी तरह से रखो। मैं एक विश्वास देता हूं कि एक दिन समय आएगा। मैंने एक बात कही थी, एक भाई ने नारा दिया मैं महेंद्रगढ़ को पिलानी और पाली को पिलानी, महेंद्रगढ़ को भिवानी बना दूंगा। उसने तो नहीं बनाया, क्योंकि पिलानी के अंदर तो सिर्फ एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, और MSc BSc है। आपके यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें से 28 बच्चे विदेशों में नौकरी के लिए चले गए। ये आपके लिए सोचने की जरूरत है। पाली के और जाट के गुर्जर के भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, उनके घरों में आकर के किराए का काम शुरू हुआ है। ये उनसे पूछ के देखो एक एडिशनल इनकम कैसे हुई। जिस जमीन को 2 लाख रुपए में हमारे में से कोई लेने वाला नहीं था, आज वहां 2 करोड़ रुपए की जमीन कोई देने वाला नहीं है। उनसे ये पूछो क्या ऊपर से बरसात हुई? किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है, मदद की है, सोच रखी है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस मामले में हम ऋणी है कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और हमने कहा उनसे कि नहीं तो एक भाई ऐसा था यूं कहता था यहाँ जरूरत नहीं है। तो मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा इस इलाके के रण बाकरों में जो ताकत है वो नौजवानों में भी ताकत है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे नौजवान जब वो भविष्य की तरफ देखते हैं तो ये कहते हैं मैंने मैट्रिक +2 तो कर लिया, अब मेरे पास जाके कॉलेज में शिक्षा के लिए मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मैं कैसे हॉस्टल में रहूंगा, कैसे एडमिशन लूंगा। तो मैंने कहा जी हम ये कहते हैं कि ये लोग उधर के हैं ना, ये हमारे को शिक्षा के अंदर मदद नहीं करना चाहते, इतना गैप है। आप एक अच्छे इंसान हो, अगर इसको भर दोगे तो ये भर जाएगा और यहाँ के नौजवानों का भविष्य ऊपर आ जाएगा। उन्होंने एक क्षण में ये समझी और उस बात का असर आपके सामने है। कितने IAS, कितने IPS, कितने IIT, कितने IIM के बच्चे हर साल आते हैं इस महेंद्रगढ़ में। मुझे याद है जब मैं पहली बार आकर के यहाँ चुनाव लड़ा तो मुझे बच्चे छोटे थे, मैंने
बाबूजी राम कुमार से कहा, मैंने कहा भाई साहब बच्चों का एडमिशन कराना कहाँ कराऊं? तो ये कहने लगे भाई गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ। मैंने कहा जी मेरे को चंडीगढ़ पढ़ाया, हेडमास्टर साहब को कुरुक्षेत्र पढ़ाया, कर्नल साहब को पिलानी पढ़ाया, आपको भिवानी पढ़ाया, और मैं मेरी राजनीति के लिए उनको यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में यही पढ़ाऊंगा, तो मेरे को लगेगा कि मैंने अपने फर्ज से कोताही की है, या कोई अच्छी संस्था होनी चाहिए। बोले संस्था है नहीं। उस दिन ये संकल्प लिया था कि यहाँ पर जब भी कभी मौका मिलेगा तो उन संस्थाओं के लिए प्रयास किया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसका परिणाम है जिस पर मैंने विचार किया। नो कॉलेज और नो स्कूल। यहाँ पर कोई भाई अगर स्कूलों वाला बैठा हो, यदुवंशी भी यहाँ पर है, उनके कॉलेज के बहादुर सिंह जी ठेकेदार साहब से पूछना, उसके बाद में आरपीएस वालों से पूछना, सूरज वालों से पूछना, टैगोर वालों से पूछना, संस्कार भारती से पूछना, भारती से पूछना, जयराम से पूछना। एक व्यक्ति के क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री के हल्के में भी इतने स्कूल और कॉलेज एक साल के अंदर नहीं आए जितने अपने यहाँ पर आए। तब ये एक आश्चर्य बन गया। अब उसका श्रेय कोई कुछ भी ले ले कि मैंने ये कर दिया, मैं कहता हूं तूने ये कर दिया, तैने डोसी का पहाड़ भी तने बना दिया होगा, फिर वो था ही नहीं गई। ये समझने की बात है, क्योंकि मुझे पता है जब शिक्षित व्यक्ति हो जाएगा तो माँ बाप के रास्ते स्वयं चुन लेगा। तो आप लोगों को ये सोचना है कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। तो भाई मैं बात को यहाँ समापन दूंगा कि आपने कहा था कि भाई पाली को पिलानी, मेहनत को भिवानी उन्होंने नहीं बनाया, आपने बनाया। मैं आज एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब यादव सभा में सभा होती थी ना, तो जब उनके कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो बहुत से आज मेरे से कहते नेताजी गुड़गांव तो पार्टी लेके आओ ना। मैं भाई गुड़गांव वाले क्यों आएंगे? बहुत से साथी आए हुए मेरे यहाँ, क्यों आएंगे भाई? बोला जी उनकी जमीन बिक रही है करोड़ा की और वो पूरा हमने दे जाएगा पैसा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता, फिर मैंने कही अपने एक दिन भाषण में, मैंने कहा भैया ऐसा एक दिन आएगा जब तुम्हारी जमीन भी करोड़ की हो जाएगी तो पीछे से भाई कहता गुरुदेव किसी को देना लाग तो आज मुझे बताओ करोड़ों की है कि नहीं? बताओ, आप बताओ, सही बताओ, है ना? हुई ना होगा। मैं आज एक आपसे कह रहा हूं कि एक दिन आएगा, आपका आशीर्वाद रहा तो, कि लोग जो गुड़गांव की तरफ जाते हैं वो महेंद्रगढ़ की तरफ आएंगे। मैं गारंटी से कहता हूं महेंद्रगढ़ इतना बड़ा, इतना बढ़िया होगा कि इतना जिसकी आपने हमने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन इस सोच को बढ़ा करके रखना, इस सोच को आगे चला करके रखना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब जो असली इश्यू है उस पर बात करना चाहूंगा कि 20 तारीख को आपको शाम को जो चल सकते हैं, एक बात तो ये बता दें, वो हाथ खड़ा कर दे। एक बात जो चल सकते हैं वो इस यात्रा के अंदर सबसे पहले चलेगा जो चल सकते हैं। ये शास्त्री जी रहे तो बीच में हो क्या है भाई? इसमें जो भाई आधे आदमी नहीं उठे हैं, ये बात नहीं बनी। ये शास्त्री जी हो क्या है, ये पहले यात्रा करके आए 2 दिन। अच्छा चलो एक मिनट के लिए कप्तान साहब, सारे नहीं जा सकते मैं मानता हूं, लेकिन ये मतलब नहीं है जो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। एक दिन चले, 5 किलोमीटर चले, 7 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले। जब साथ में एक हजूम चलता है ना तो अपना भावनाएं ऊपर से दिखती हैं। वो ड्रोन जो है ना पीछे तक की पिक्चर ले लेता है कि ये देखो ये है लोग बाग तो राहुल जी के साथ चल रहे हैं। तो मैं सारे भाइयों से कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चले ही चले, आप 5 किलोमीटर चले, 7 किलोमीटर चले। आप वो हवन है उसमें अपनी आहुति दें, ताकि आपकी इस भावना का कदर हो कि हमने कोई नेता ने जो प्रयास किया था हमने उसका साथ देके, उसकी हिम्मत देके उसको हौसला दिया था। ये बात हमेशा के लिए हमारी याद रहे। जितना तेरा चल जा ठीक है नहीं, एक आधी बार कलाबाजी कर लिए तो थोड़े तुम्हें काम बालक दे दे, जवान बच्चे उनको दे देंगे कि भाई कह ठीक है ना, चलोगे ना? जो चलेंगे वो तो सुनो, चलेंगे ना वो सारे अपना नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं, वो हम कर लेंगे। और 20 तारीख को साधनों की व्यवस्था हम करेंगे। आप कैसे पहुंचोगे ये हम बता देंगे आपको, 19 तारीख से ही आपको बताना शुरू कर देंगे, लेकिन वो टाइम आपने निकालना है। 21 तारीख को सुबह आपने वहां राहुल जी की उस रैली को इतना कामयाब कर देना है कि राहुल जी को लगे कि वाक्य में मेरे किए हुए प्रयास का परिणाम मेरे को सामने देखने के लिए मिल रहा है। एक मेरा एक खुशखबरी है कि बाबूलाल जी जांगड़ा ठेकेदार साहब आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे। मैं इनका स्वागत करता हूं। देवास से है,
बीजेपी छोड़ के रहे सी और कोई सी जी बीजेपी और कोई सी बीजेपी छोड़ के मेरा भाई खवा पठावन मेरा काको वो ऐसा धाड़ा वाले वो डालना छोड़ दियो भाई बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं और रामविलास जी के खासम खास आदमी थे। मैं जोरदार तालियां बजाए भाई के लिए। मैं दादा उड़े तो कदे भी दुखी नहीं। एक और बात अन्य कुर्ते पर बैठाना राम नहीं चपटा मैंने 35 साल बीजेपी की सेवा की तन मन धन से। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी के साथ रहा। आखिर बीजेपी में जब से भ्रष्टाचार की मुहिम छिड़ी है अडानी अंबानी की, उस दिन से हमारा दिल खट्टा हो गया। हमने बीजेपी को त्यागा। 2 महीने पहले मैंने कृष्ण जी को बताया था कि मेरे को कांग्रेस ज्वाइन करनी है, किससे मिलूं। इन्होंने एक ही बात कही मेरे को, बोला जी जब भी फार्म हाउस पर कार्यकर्ता मीटिंग होगी उस टाइम मैं आपको फोन करूंगा, आप आ जाना, आपको हम कांग्रेस ज्वाइन करवाएंगे नेता दान सिंह जी। आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अपनी दिली इच्छा और जो मैंने आज तक बोल दिया वो कभी झूठ नहीं निकला। आने वाली योजना में अक्षत राव को जिताना महेंद्रगढ़ विधानसभा से मेरा कर्तव्य है। हमसे बोलता हूँ नेताजी, आज तक एक भाई एक और अभी हमारी करिए हमारा भाई साथी बचन सिंह है मोला कोका बंगड़ी से, अगर यहाँ हो तो भाई बचन सिंह ये आजा तो आजा, मेरा पहले जरूरी है। हाँ क्या पप्पू किया आजा भाई। हेलो नमस्कार जी। पुराने ले लो मीटिंग में हो कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग काट के हाँ फार्म हाउस। देखिए सर्वप्रथम तो मैं माननीय राव दान सिंह जी का क्या दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ने के लिए आप लोगों के बीच में बुलाया। और रही बात वही रामविलास जी की और दान सिंह जी की। अच्छा जी। रामविलास जी के साथ में 22 साल रहा भाई साहब, झूठ नहीं बोलूंगा तन और मन से। धन तो मेरे पास आज भी नहीं है, उसके समय भी नहीं था। तन और मन से उसके साथ रहा मैं, लेकिन उस व्यक्ति ने 15 साल तक मुझे अपनी थाली में आधी रोटी खुआई, बोला भाई रोटी खा ले। क्यों उसके साथ चलने वाले होते नहीं थे, हम ही पाते थे भाई मुंह काट चल रहा है तो किसी के कन्यादान करके चल रहा है। और जब वो सत्ता में आया तो सत्ता में आते ही हमारा नंबर गुलावड़ा के पास पाया भाई। क्यों जो वो आंगली छोड़ के भागते थे ना, वो अगली कुर्सी पे बैठने लगे। एक बात आने लगी, बोले यार यो है ना, थोड़ा सा मगर शर्मा जी मगर एक बात कहूँ आपने, बोले क्या मगर मैं तो अहीर हूँ, मैं आपके नजदीक हूँ, मेरे को भी आपने ये कर दिया कि भाई आज पूछ के चढ़नू पड़े उतरी कोठी में रोटी खुआया करता, वो बात खत्म। वो आदमी एहसान फरामोश है, किसी वर्कर के साथ अन्याय नहीं करता, सबके साथ अन्याय करता है, अपने आप को हरियाणा सरकार मिल जाता है। एक निवेदन 19-20 तारीख में आपको सारा बता दिया जाएगा कि किस तरह से कहाँ जाना है। मैं वहाँ आके आपके स्वागत के लिए मिलूंगा, अक्षत वहाँ आपके स्वागत के लिए मिलेगा। एक और बीच में निवेदन है मेरा, भगवान की दया से आप लोगों से यहाँ मिलने का, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ पढ़ता था, फिर जयपुर चला गया, तो महेंद्रगढ़ से भाई साहब यहाँ थे। एक जगह यहाँ पर आप लोगों ने आशीर्वाद से दी करीना के अंदर, और वहां पर एक पेट्रोल पंप लगाया, जिसे मैं हमेशा कहता हूं
बुला भाई अत्तर जी सरपंच कहाँ है? अत्तर भाई सरपंच साहब आजा 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 भाई आजा। तो भाई महेंद्रगढ़ के जिले के अंदर कनीना में पेट्रोल पंप आपको मिला, वो एक तरह से मैं मदर पंप जिसको मानता हूं, क्योंकि उसके बाद से तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक तरह से अपने परिवार का एक बिजनेस रहा। तो भाई वो मैंने शुरू किया था 1982 के अंदर, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उसको 40 साल हो गए। अब उसको रेनोवेट करके उस पर सीएनजी लगाई है, तो पेट्रोल डीजल के साथ में सीएनजी भी रहेगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन हम लोग हमेशा अपने ध्यान होगा कि यहाँ वर्कर मीटिंग करते थे, वो वर्कर मीटिंग आपकी 14 जनवरी को कनीना पंप पे है, क्योंकि उस दिन उसका उद्घाटन है सीएनजी का। तो सारे भाई जो यहाँ पर बैठे ध्यान कर लेना, 14 जनवरी सीएनजी का उद्घाटन है कनीना पंप पर। आपको सबको पहुंच के आशीर्वाद आपका जो रहा है वो आपको देना है। अब बीच में एक भाई और हमारे साथी हैं, अतर सिंह जी, आओ। ये सरपंच राजावास आज बीजेपी छोड़ करके आपके साथ शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। बाबूलाल ओ बाबूलाल, ऐसा है या इतना भैया के बीच में पैर पकड़ दिया, एक लाख को नहीं यह सच्चा मन तो जीव गया। भाई का बहुत बहुत स्वागत भाई, बहुत बढ़िया स्वागत है सरपंच साहब। भाई यूं नहीं बदलूंगा, भाई मुझे एक बात ये बनी इसी पर रखूंगा। तो भाई इन शब्दों के साथ आप सबका दिल की गहराई से पुनः धन्यवाद। कोई गलती, कोई बीच में गैर कहीं रहा हो तो आप सबका, मैं आप सबकी तरफ से मैं अपनी तौर से माफी मांगता हूं।